12 अगस्त 2024 द रोड शो की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। रूस में यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। अमेरिका मीडिया हाउस CNN के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रहा है। रूस ने शुक्रवार तक यूक्रेनी सीमा से सटे कुर्स्क में कम से कम 250 से 250 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया है। यूक्रेनी सैनिक का अगला टारगेट रूसी शहर सुदजा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिसमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा लगा रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके सैनिकों ने रूस के टोलपिनो और ओबाल्ची कोलोडेस गांव में यूक्रेनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ की है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 के जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ डाला। मुजीबनगर में स्थित यह स्मारक भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में इस छवि को दिखाया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कानून व्यवस्था को मजबूत करने की गुजारिश भी की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है। बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने यूनुस पर भ्रष्टाचार के संबंध में एक केस दर्ज किया था। बांग्लादेश में 3 दिन पहले ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अंतरिम सरकार के गठन से एक दिन पहले भी यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बरी किया गया था। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार में सलाहकार के तौर पर शामिल नूरजहां बेगम को भी बरी किया गया है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक एंटी करप्शन कमीशन ने ढाका कोर्ट में दाखिल अपनी शिकायत को वापस लिया। इससे पहले 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसा के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा था। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। इस हिंसा के खिलाफ रविवार यानी 11 अगस्त को कनाडा में हजारों हिंदुओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इन विरोध में प्रदर्शनों में हिंदू के अलावा ईसाई और यहूदी समुदाय के भी लोगों ने हिस्सा लिया। कनाडाई शहर टोरंटो में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बांग्लादेश की अंतिम सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने की मांग की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन ने दावा किया है कि उनकी अंदरूनी बातचीत, प्लानिंग से जुड़ी जानकारियां और दस्तावेजों को हैक किया गया है। कैंपेन के मुताबिक हैकिंग की इस घटना को ईरानी हैकर्स ने अंजाम दिया है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिको ने शनिवार को बताया कि उसे ट्रंप के प्रचार कार्यक्रम से जुड़े निजी दस्तावेज ईमेल के जरिए भेजे गए। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंस के बारे में की गई पार्टी की रिसर्च से जुड़ी हुई जानकारियां भी शामिल है। न्यूज़ वेबसाइट BBC को ट्रंप के कैंपेन से जुड़े एक प्रवक्ता ने बताया कि इन दस्तावेजों को अमेरिका के दुश्मन देश ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के मकसद से चुराया है। न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिको ने इन दस्तावेजों को वेरीफाई करने का दावा भी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग के बीच अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी सेना रूस की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। टॉस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूसी प्रांत कुर्स्क के गवर्नर एक्सीलेंसी स्मर्सनेव ने बताया कि हमलों को देखते हुए 75,000 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। BBC के मुताबिक यूक्रेन के 1,000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद हैं। उन्होंने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। उनका अगला टारगेट सुदर्जा शहर बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है। सैयद रेफत अहमद बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस होंगे। शनिवार 11 अगस्त को की देर रात 9 बजे इसका ऐलान किया गया। इसके पहले दोपहर को चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठे हो गए। छात्रों ने कहा कि अगर जज उन्हें इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से न मिले। पूर्व पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थी। इन जजों ने अंतरिम सरकार से बिना पूछे ही शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की है। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बाद 5 और जज अपना पद छोड़ सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सभी 6 जज इस्तीफा नहीं देते वे सड़कें खाली नहीं करेंगे। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब को खतरनाक हथियार बेचने पर लगे बैन को हटा दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका सऊदी को हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार ट्रांसफर कर रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंध हटाया। दरअसल साल 2021 में यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के युद्ध में आम नागरिकों की मौतें हो रही थी। इसका विरोध करने के लिए अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 2022 में यूएन की मध्यस्थता से यमन और सऊदी के बीच समझौता हो गया। इसके बाद सऊदी ने वहां एयर स्ट्राइक करना बंद कर दिया था। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा, मैं कट्टरपंथियों की हिंसा में मरने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती। वे छात्रों के शवों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मैंने पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। हसीना ने कहा, मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिका कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी। मैं देशवासियों से अपील करती हूँ कि वे कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। अल्लाह की कृपा से बांग्लादेश मैं जल्दी लौटूंगी। छात्रों के आंदोलन पर बात करते हुए हसीना ने कहा, मैंने कभी उन्हें रजा कर नहीं बुलाया। देश में अस्थिरता लाने के लिए मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। बांग्लादेश की जनता की मासूमियत का फायदा उठाते हुए यह साजिश रची गई है। इस्तीफे के बाद यह पहला मौका है जब हसीना का इस मामले में कोई बयान सामने आया है। हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान में हमले के तरीकों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है। IRGC राजधानी टेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पज़ेश्कियान मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। इसके अलावा पज़ेश्कियान ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को बेहतर हथियार देने और इजराइल पर हमले में उसे सपोर्ट करने का प्रस्ताव रखा। दरअसल पज़ेश्कियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राजील के साओ paulo राज्य में विंडहेडो शहर में 61 लोगों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। BBC के मुताबिक सभी यात्रियों की मौत हो गई है। एयरलाइन वोएपास ने पहले कहा था कि विमान में 62 लोग सवार थे। वोएपास एयरलाइन ने कहा कि साओ paulo के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए प्लेन का क्रैश हो गया। इसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। दुर्घटना कैसे हुई ये पता नहीं चला है। हादसे का शिकार हुए प्लेन का रजिस्ट्रेशन PSVPB बताया गया है। ये ATR 72-500 मॉडल है। इसमें कुल 74 लोग सवार हो सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्रैश होने के टाइम प्लेन में 62 लोग थे। यूक्रेन में लगभग 1000 सैनिक रूस की सीमा में दाखिल हो गए हैं। सैनिकों ने रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट प्रांत में करीब 10 किलोमीटर तक की घुसपैठ कर ली है। इस बात की जानकारी गुरुवार को अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दी। यूक्रेनी सेना को दाखिल होने के बाद रूस ने इस प्रांत में इमरजेंसी लगा दी है। साथ ही बॉर्डर से लगे इलाकों में रहने वाले लगभग 5000 नागरिकों को हटाए जाने के भी आदेश दिए। रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की तरफ से यह अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।